नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? आई थिंक बढ़िया, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरा मेहनत लगाए होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस संबंधित मतलब विज्ञान से आने वाले प्रश्नों को क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। उसी के क्रमबद्ध में आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक सेट लगा चुके हैं, आज दूसरा सेट है। उसी सेट में हम 20 क्वेश्चन के साथ आज हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन साइंस से संबंधित बिहार डीएलएड के लिए पहला क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया? मतलब कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने किस तरह के बीज का चयन किया, मतलब किस तरह के लक्षण का चयन किया था। तो जो मेंडल साहब थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने मटर के पौधे पर, मतलब जो मटर होते हैं उसके पौधे पर खोज किया था और वो उनको अलग अलग तरह के फलों का रंग, अलग अलग बीज का रंग, तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, बीज के तना, मतलब इस सभी तरह के उनको पौधे की चाहत थी। मतलब कि वो आनुवांशिकता की खोज करना चाहते थे। मतलब कि मेंडल साहब को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता का फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम में जाना जाता है और उन्होंने जेनेटिक्स की खोज, मतलब कि आनुवांशिकता की खोज के लिए उन्हें किसी चीज पे खोज करना था और उनको खोज करने के लिए क्या मिला? मटर का पौधा। मटर का पौधा है क्यों? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्ष में ही अपना फसल दे देता है। इसके अलावा अलग अलग फूल का होता है, अलग अलग उसका रंग होता है, अलग अलग आकार होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किन किन लक्षणों का चयन किया था? तो अलग अलग फलों का रंग, बीज का रंग, तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग और बीज का आकार, उनको सब चीज की जरूरत थी। मतलब कि उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कि उनका खोज क्या था? तो उनको सभी तरह का लक्षण का खोज करना चाहते थे। कौन? मेंडल साहब। आज का हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक मतलब कि वैसा तत्व या ऐसा तत्व जो एक या ऐसा तत्व जो एक परमाणु से, तत्व तो एक परमाणु से बना ही होता है, ऐसा पदार्थ जो एक परमाणु से बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? एकल परमाणविक। और ऐसा कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो दो तत्वों से मिला है उसको क्या बोल देंगे? दो परमाणविक। और जो दो या दो से अधिक बनेंगे उसको क्या कहेंगे? बहुपरमाणविक। तो एकल परमाणविक कौन होता है? जो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब जितना दिया हुआ है, नियोन, आर्गन, हीलियम, ये सब कौन है? ये सब एकल परमाणविक है। मतलब कि जो नोबल गैसेस होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसका 18 नंबर, जो पीरियोडिक टेबल आप देखोगे जो 18वें नंबर पे आते हैं वो क्या होते हैं? 18 नंबर का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस कैसे होते हैं? एकल परमाणविक। एकल परमाणविक क्यों? क्योंकि उनका जो लास्ट वैकेंट सेल होता है, मतलब कि जो अंतिम कक्षा होता है वो पूर्ण रूपेण भरा रहता है। और जब वो पूर्ण रूपेण भरा हुआ है तो किसी भी तरह अलग परमाणु से अभिक्रिया नहीं करता है और वो खुद को अकेला रखना पसंद करता है। तो इसलिए जितने भी एकल परमाणविक होते हैं वो नियोन भी है, आर्गन भी है और हीलियम है। मतलब कि ऑप्शन डी, इनमें सभी क्या है? एकल परमाणविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा है जो हम अपने घरों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका व्यापारिक मात्रक क्या है? तो हम लोग जब हम लोगों का बिजली बिल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इतना यूनिट उठा है, इतना यूनिट, आज इतना यूनिट का बिल आया है। तो व्यापारिक मात्रक क्या हो गया? यूनिट हो गया। मतलब कि ऑप्शन सी, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और यूनिट को किलोवाट घंटा भी बोला जाता है। यूनिट को क्या बोला जाता है? यूनिट को हम किलोवाट घंटा के भी नाम से जानते हैं। यूनिट को हम किसके नाम से जानते हैं? किलोवाट घंटा के नाम से भी हम किसको जानते हैं? यूनिट को जानते हैं। तो हम इसका व्यापारिक मात्रक, यदि यूनिट नहीं दिया हो तो किलोवाट दिया हो तो आप किलोवाट घंटा मारिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? मतलब जो कोशिका भित्ति होती है, तो हम लोग जब आप सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका, कुछ शैवाल और कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब कि ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, पादप कोशिकाएं, शैवाल कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, मतलब कि सबके पास क्या पाया जाता है? सबके पास पादप कोशिकाएं पाया जाता है, लेकिन जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके पास पादप कोशिकाएं नहीं पाया जाता है। और जब उनके पास पादप कोशिकाएं नहीं पाया जाता है तो उनका जो सेल होता है उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जो पादप कोशिका पेड़ पौधे के पास पाया जाता है तो उसका शरीर कितना होता है? एकदम मजबूत होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही, मतलब कि पादप कोशिका में भी पाया जाता है, शैवाल कोशिका में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो 49 नंबर का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 49 नंबर का ऑप्शन डी उपरोक्त सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? मतलब कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से हम किसका सेवन करेंगे या किस चीज को लेंगे तो हमको अंधापन आ सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है CH3OH, जिसे मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। C2H5 इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है CH3COOH। CH3COOH किसका फॉर्मूला है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। यहाँ पर एक क्या करा है? निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? तो जो मेथेनोइक अम्ल होता है CH3OH, मेथेनोइक अम्ल नहीं, मेथेनोइक CH3OH, इसको जब हम अंदर सेवन करते हैं, जब हम इसको सेवन करते हैं तो हमारे ये हमको जान भी ले सकता है और अंधापन का कारण भी बन सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया क्या है? झरिया एक झारखंड का एक प्रमुख शहर है जो कोयले के लिए, जो कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो हो गया कोयला, मतलब कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब कि 51 के ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब कि जो रच्छी कोशिकाएं होती है, रच्छी कोशिकाएं मतलब कि गार्ड सेल, जो स्टोमाटा होता है, पेड़ पौधे के अंदर क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। और स्टोमाटा में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा में रच्छी कोशिका पाया जाता है। रच्छी कोशिका मतलब कि गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है? रच्छी कोशिकाओं का काम क्या है? स्टोमाटा को खोलना और बंद करना। स्टोमाटा को खोलना और बंद करना किसका काम है? रच्छी कोशिकाओं का काम है। और रच्छी कोशिका कैसे काम करता है? वो कैसे खुद को गार्ड सेल को खोलता है और बंद करता है? मतलब रच्छी कोशिका खुद को कैसे, स्टोमाटा को कैसे खुलता बंद होता है? जब रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और चीनी मतलब कि चीनी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और ग्लूकोज आने के कारण क्या होता है? वो फैल जाता है और फैल के क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? चीनी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चीनी। तो रच्छी कोशिकाओं मतलब कि रच्छी कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रच्छी कोशिकाओं को बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, मतलब कि गार्ड सेल। रच्छी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो चीनी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होते हैं वे समूह के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जिन पौधे, मतलब जो पौधे होते हैं वो विभेदित मतलब कि अलग अलग विभेदित पादप शरीर के अंदर नहीं आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? तो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं या टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं या फिर रगीम के अंदर आते हैं या ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जो विभेदित पादप शरीर है वो किसके समूह अंतर्गत आता है? तो वो थैलोफाइटा, मतलब जो थैलोफाइटा आता है उसके अंदर पादप शरीर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओम का जो नियम, जो ओम साहब ने जो नियम दिया था उनके नियम में कि कौन सा चीज अचर रहता है? तो ओम साहब के नियम में क्या अति था कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समानुपाती हो, विद्युत के समानुपाती होते कब? जब बाहरी
ताप बाहरी ताप और कुछ अचर रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने क्या बोला था कि बाहरी ताप जब अचर रहेगा तभी ये नियम परिभाषित होगा, वरना भौतिक स्थिति और बाहरी ताप अति नहीं रहा तो क्या होगा? ये नियम, ओम का नियम क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो लाल को नीला कौन करता था? लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला बेस करता है। बेस मतलब कि क्षार क्या करता है? क्षार जो है ना वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्षार की पीएच मान की बात करें तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो हम इसमें ढूंढते हैं कि 4 से अधिक 7 से अधिक किससे है? 1, तो अम्लीय हो जाएगा। 10 मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अम्लीय, मतलब कि 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि पानी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। ऑप्शन सी 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी दोनों अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है। मतलब कि जो जीवाणु कोशिका होते हैं, जितने भी जीवाणु कोशिका होते हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसका बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जाइलाइन कहलाता है, या सेल्यूलोज का कहलाता है, या काइटिन का, या पेडिग्लोकाइन का। तो जो जितने भी जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो पिप्टोडोग्लाइकिन का बना होता है। वही बात करें कि सेल्यूलोज का जो बना होता है वो सेल्यूलोज का बनता है पादप शरीर का। मतलब कि पादप शरीर का जितना भी कोशिका भित्ति होती है, मतलब पादप शरीर का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बनता है। वही बात करें कि जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइन का होता है। वही बात करें कि वो काइटिन और जाइलिन, यह कोशिका भित्ति जीवाणु का नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? मिट्टी की उर्वरता मतलब मिट्टी की उर्वरता से क्या आता है? मतलब कि मिट्टी में फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब तक मिट्टी उर्वर नहीं रहेगा तो क्या होगा? मिट्टी जब उर्वर नहीं रहेगा तो अच्छी फसल नहीं देगा। और मिट्टी की उर्वरता को हम वापस कैसे लाते हैं? ह्यूमस लाके उसमें खाद छिड़क के, या बहुत तरह से। तो यहाँ पे क्या करा है कि व्यावसायिक रूप से मतलब बिजनेस के रूप में हम किस तरह के चीज को उपयोग करते हैं? तो हम उसमें क्या, कीटनाशक का तो हम लोग उपयोग नहीं करते। कीटनाशक तो ऐसे ही हमारे जमीन में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन बी बात करें तो खरपतवार, तो खरपतवार से तो कोई इंसान व्यवसाय करता नहीं है। पेड़ पत्ता ऐसे ही सड़ जाता है, या किसी भी तरह के सड़ के ह्यूमस का निर्माण करता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कृमिनाशक भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उर्वरक या खाद। उर्वरक और खाद को ही व्यवसायिक रूप से क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है। कि मतलब कि इसको व्यवसायिक मतलब कि खाद को बनाया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और हमको व्यवसाय होगा, मतलब कि हम इसको बेच के पैसा कमाएंगे। तो व्यवसायिक रूप के लिए किसको बनाया जाता है? खाद को बनाया जाता है, उर्वरक को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है। मतलब कि प्रति सेकंड मतलब कि हर एक सेकंड में पृथ्वी द्वारा कितना वर्ग मीटर सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? 1.36 किलो जूल पर सेकेंड। ऑप्शन बी में दिया गया है 2.36 किलो जूल सेकेंड। ऑप्शन सी में दिया गया है 0.3 किलो जूल सेकेंड, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1.76 किलो जूल सेकेंड। तो हम बात करें कि पृथ्वी द्वारा हर एक सेकेंड में 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड में उसको सूर्य से आने वाले जो किरण होते हैं सौर ऊर्जा को क्या करता है? वो ग्रहण करता है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति मतलब कि जो शक्ति होता है पावर, उसका एसआई मात्रा क्या होता है? शक्ति की एसआई मात्रा की बात करें तो शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल, कि वाट, कि न्यूटन,
कि जूल। तो न्यूटन किसका होता है? बल का न्यूटन होता है। वही बात करें कि जूल, न्यूटन किसका होता है? बल, मतलब जो बल होता है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। वही बात करें कि जो जूल होता है वो कार्य या ऊर्जा के लिए हम डिफाइन करते हैं, कार्य के लिए या ऊर्जा के लिए, कार्य या ऊर्जा के रूप में हम किसको उपयोग करते हैं? तो शक्ति के कार्य या ऊर्जा के रूप में ऐसा मात्रक किसका? जूल का उपयोग करते हैं। वही बात करें कि वाट किसका है? तो शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है, और शक्ति का वाट होता है, न्यूटन बल का हो जाता है, और कार्य ऊर्जा का क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। पास्कल भी होता है, किसी का ऐसा मात्रक अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसकी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? मतलब कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 28 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो क्या ये वाला पढ़े होंगे 1s, आप ऐसे पढ़े होंगे 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना ही तक रुक जाते हैं। तो एस के पास कितना पावर होता था? एस के पास 2 होता था। वही बात करें कि पी के पास कितना होता था? 6, डी के पास 10 और एफ के पास 14। मतलब कि हम एस जहां रखेंगे वहां 2 रखेंगे, जहां पी रखेंगे वहां 6 रखेंगे, जहां डी रखेंगे वहां 10 और एफ रखेंगे तो 14। तो एस के साथ कितना आता है? तो 2 आता है, तो 1s2। 2 के साथ कितना आता है? 2 आता है, तो 2s2। पी के साथ कितना आता है? 6 आता है, तो 2p6। एस के साथ कितना आता है? 2 आता है, तो 3s2। पी के साथ कितना आता है? तो 6 आता है, 3p6। और एस के साथ कितना आता है? तो अभी तक हम गिन लेते हैं कि कितना हो गया। अब ये एसपीडीएफ क्या है? ये उप कक्षा है। आप कक्षा पढ़े होंगे, उप कक्षा पढ़े होंगे, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये सब के अंतर्गत आता है। ऑर्बिट में हम KLMN पढ़ते हैं, जिसको अलग अलग बांटा गया है, जिसको नील्स बोर ने फॉर्मूला दिया था 2n²। और ये किसके अंदर आता है? ये उसके एडवांस वर्जन, मतलब कि वो ऑर्बिट के लिए दिए थे, ये सब ऑर्बिट के लिए है। मतलब कि एसपीडीएफ में हम पढ़ते हैं और इससे हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। तो एस के पास कितना रहता है? 2 रहता है, पी के पास 6 रहता है, डी के पास 10 रहता है और एफ के पास 14 रहता है। और हम हर एक के पावर को ऊपर लिख दिए। अब हम जोड़ लेते हैं कि 28 किस पे पूरा, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 2 12 6 18 2 20, कितना घट रहा है? 8 घट रहा है। और डी कितना रखता है? 10 रखता है। तो आप उसको 10 के बदला ये 4 नहीं दे सकते हैं और 9 नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा इसके पास कितना ही था? 8 ही बचा है, हम इसको 8 दे देते हैं। और अब हम इसको जोड़ते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिटल में, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, हम ऑर्बिटल में बना देते हैं। ये मानिए कि एक एटम है, एक एटम है, इसके आती है ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहता है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहता है, तो यहाँ पे कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गया। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो गया? 2 हो गया। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड ऑर्बिट में कितना हो गया? 2 और 6, सेकंड ऑर्बिट 1 और 2, सेकंड ऑर्बिट में कितना है? 2, तो 6 और 2 8। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना है? 6 और 2 कितना हो गया? 8, और यहाँ पे 8 और ही है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और फोर्थ ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिट बोला जा रहा है, सब ऑर्बिट में, फोर्थ सब ऑर्बिट में कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 2 8 16 2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि 60 के ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझोगे कि हम कैसे निकालें इसको। मिटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। मतलब कि जब जल प्रदूषित हो जाता है, मतलब किसी भी कारण से, हमारे कारण से, या किसी फैक्ट्री के, या हमारे धार्मिक कार्यक्रम द्वारा किसी भी तरह के कचरे को फेंकने के कारण जब जल प्रदूषित हो जाता है, तो हमको किसको कैसे परीक्षण करते हैं? तो उसमें परीक्षण क्या किया जाता है? परीक्षण मतलब कि उसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको BOD कहा जाता है, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को
बीओडी इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा जीव विज्ञान ऑक्सीजन की मांग, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की मांग, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीजन डिमांड, ओडी। नेक्स्ट बात करते हैं जीव विज्ञान ऑक्सीजन की मांग, मतलब कि जब जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है हम उसको बीओडी मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं कि हाँ उसमें कितनी मात्रा में प्रदूषित है। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा जल प्रदूषित होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यह भी समझ में आया होगा कि बीओडी क्या होता है और जल प्रदूषण को हम कैसे परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम श्वेत प्रकाश की किरण को मतलब कि व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, वो जब हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो व्हाइट लाइट 7 बेल्ट मतलब कि 7 रंग में विभेदित हो जाता है और इसी 7 रंग में विभेदित को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आप बारिश के समय में भी एनालाइज किए होंगे कि जब बारिश होता है तो क्या होता है, कोई बारिश होने के बाद जब धूप उगता है तो कुछ जल के बूंद हवा में उपस्थित रह जाते हैं किसी भी कारणवश। तो उससे क्या होता है, जब उससे सूर्य का प्रकाश मतलब कि व्हाइट लाइट जब उससे गुजरता है तो 3 रंग या 7 रंग आप लोग देखे होंगे जिसे तिरंगन या रेनबो के रूप में हम लोग जानते हैं। बिहार में तिरंगन बोलते हैं उसको और रेनबो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम उसको किससे स्पेक्ट्रम यहाँ पे क्या करा है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमको किस चीज का प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्या करा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए। यदि आप किसी के स्पष्ट ध्वनि और परावर्तन ध्वनि को सुनना चाहते हैं तो आपको 0.1 सेकंड की समय अंतराल चाहिए, क्योंकि यदि 0.1 सेकंड की समय अंतराल नहीं मिलेगी तो आपको वो आवाज आपके कान में मस्तिष्क में गूंजने लगेगा। इसलिए 0.1 सेकंड 16 पॉइंट समथिंग मीटर दूर से जब वो एटलीस्ट इतना दूर से टकरा के आना चाहिए और इतना टकराने के लिए 0.1 सेकंड लगता है और 0.1 सेकंड के दौरान हमारे मस्तिष्क में नहीं गुजरता है और यदि उससे कम समय लग रहा है हमारे मस्तिष्क में गुजरने लगेगा तो गूंजने लगेगा कि हाँ आवाज कुछ ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे यही कर रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि मतलब कि एक मूल ध्वनि कोई बोल रहा है, एक प्रतिध्वनि मतलब कि वही आवाज कहीं से टकरा कर रिटर्न आ रहा है, इसमें कितना अंतराल होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 0.01 सेकेंड आप नहीं मारिएगा, आपको कौन मारना है, आपको मारना है 0.1 सेकेंड। इसको गलत करने के लिए ऑप्शन में क्या डाल दिया 0.01, आप कंफ्यूज होने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गया, ऑप्शन बी मारिएगा 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है, यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। मतलब कि कोई भ्रमणशील वस्तु है, भ्रमणशील वस्तु मतलब कि घूमता हुआ वस्तु है और उसका चाल कितना है 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्या करा है, यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया है 2.16 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.0216 किलोमीटर प्रति घंटा या 1.08 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आंसर किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है ना जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मीटर में भी क्वेश्चन दिया है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और जब हम 3600 को 1000 से डिवाइड देंगे
3600 को जब हम 1000 से डिवाइड देंगे तो 00 से 00 कट जाएगा और 2 से 5 कटेगा और ये 18 हो जाएगा। मतलब कि 18/5 हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और जब हम 0.06 मतलब कि 0.06 को जब हम 18/5 से इंटू करेंगे, 18/5 ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको किसमें चेंज कर दिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन के अनुसार क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और यहां से हम क्या करेंगे, जब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाए तो नीचे क्या हुआ, नीचे आके 2 जीरो बैठ गया। और आप इसको इंटू करके और जब आप इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप यदि या इंटू नहीं कीजिए, इसको ऐसे ही काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 या 15। हम इसको नहीं काटते, हम इसको डायरेक्ट ही आंसर निकालते हैं। ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या था, 0.06 इंटू 18/5। हम इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 या 15 और 3 बचा, 3 पॉइंट करके हम काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 3.6 और 6 6 जा 36 के 6 साथ में 3 और 6 3 जा 80 या 3 2 1 21। और पॉइंट कितना था, 2 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ, 3, मतलब कि यहाँ कितना हो जाएगा, 0.216 0.216 मतलब कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप डायरेक्ट मतलब ऐसे मत निकालिएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। 80/5 आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आपको 18/5 से गुना करना है। और यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या करना है, भाग देना है, तो आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है। मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां को मृदा अपरदन के लिए, अपरदन मतलब कि मृदा को कटने से रोकने के लिए किस तरह की कृषि को किया जाता है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बात किए थे कि वहां पे इसके लिए सोपानी कृषि किया जाता है, कि वृहद कृषि किया जाता है, या सामान्य कृषि किया जाता है, या लघु कृषि किया जाता है। तो लघु कृषि के बारे में क्या पढ़े थे कि जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन में कृषि करता है उसको लघु कृषि बोलते हैं, और वही 2 हेक्टेयर से ऊपर जो कृषि करता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ कृषि बोलते हैं, दीर्घ वृहद कृषि वो बोलते हैं। वही बात करें कि सामान्य कृषि, सामान्य कृषि के अंतर्गत क्या आता है, सामान्य कृषि के अंतर्गत हम एक ही खेत में अलग अलग, एक ही मौसम में एक ही खेत में अलग अलग तरह के पौधे बोल देते हैं। जैसे कि आलू के खेत में हम सरसों बो दिए या किसी तरह के साग को बो दिए तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा सामान्य कृषि में। लेकिन वही जो लिखा हुआ है सोपानी कृषि, सोपानी कृषि में सीढ़ीनुमा आकृति का खेती किया जाता है। मतलब कि पहाड़ को काट काट कर सीढ़ीनुमा आकार बनाया जाता है और उससे खेती किया जाता है, क्योंकि जब भी उससे पानी गुजरेगा तो पानी क्या होगा, सीढ़ीनुमा आकार से नीचे आ जाएगा और नीचे आके फैल जाएगा और उससे क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सोपानी कृषि सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन 2026 डीएलएड में आने वाले प्रश्नों का एनालाइज किए। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।